We'll discuss about the factor affecting the rate of reaction. So this is our new topic, as we have discussed so many things regarding the rate of reaction, like average rate of reaction and the instantaneous rate of reaction. So the next topic is the factor affecting, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको यदि हम चेंज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर भी चेंजेस आने लगते हैं. So these are concentration, one is concentration, second one is temperature, and third one is pressure, and the fourth one is catalyst. So what about the concentration? Concentration में किसका concentration? Remember it, only the concentration of the reactant, ठीक है, reactant. सिर्फ हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिलने लगेगी. सो हमें ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन में हम सिर्फ रिएक्टेंट की बात करेंगे. टेम्परेचर, सो जब भी हम टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है. वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आज हम समझेंगे. प्रेशर का केस हम केवल और केवल गैसेस पर देखते हैं, ठीक है. ओनली गैसेस आर अफेक्टेड बाय द चेंजिंग ऑफ द pressure and the catalyst always increase the rate of reaction. catalyst के डालने से हमेशा rate of reaction increase होता है. so we will discuss in detail about the catalyst के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. so these are four major factor जिसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे. so first of all we will discuss about the qualitative aspects for this one. Afterwards we will discuss about the quantitative aspects. So first of all ये समझते हैं कि qualitative aspects और quantitative aspects में अंतर क्या है, difference क्या है. As we have already mentioned, there are two aspects of the determination of rate of reaction. Like one is qualitative aspects and other one is quantitative aspects. Say qualitative aspects just tell us about the either increase or decrease, that's all. It does not concentrate on the quantity of the change, कि कितनी क्वांटिटी में चेंज आया, like this, ठीक है. कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पार्ट पर मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया. कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या घटेगा, दैट्स ऑल. मींस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज. दैट इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. बट व्हाट अबाउट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स? इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कि हाउ मच लाइक कि यदि कंसंट्रेशंस के बढ़ाने से यदि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो यहां पर इस एस्पेक्ट के अंदर हम ये बात करेंगे कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है. तो इन दोनों एस्पेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे. क्वालिटेटिव, so first of all we will discuss about the qualitative aspects. so these are our parameters. इस parameters के अंदर हमने चेक करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. यहां पर हम सभी को इंक्रीज कर देते हैं. ऑन इंक्रीजिंग दीज पैरामीटर्स को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. एंड द अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या अफेक्ट हो रहा है, वी विल डिस्कस इट. सो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, इंक्रीज के लिए we will choose the sign like this. so ये साइन, अप साइन will shows द कि हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. so on increasing the concentration, इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन की, याद रखिएगा कंसंट्रेशन किसकी कर रहे हैं, इंक्रीज, रिएक्टेंट की. so we are increasing the concentration of reactant. on increasing the concentration of reactant the rate of reaction will increase होता है. फर्स्टली वी विल डिस्कस जस्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. हम इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं. देन वी विल डिस्कस कि ऐसा होता क्यों है. लाइक वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इट. हम इसका मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट्स ऑल. हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर देखना ही यही है कि वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, दैट्स ऑल. कितना है वो हम क्वांटिटेटिव में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा. बट फॉर द टाइम बीइंग हमें क्या करना है, सिर्फ इसका इंपैक्ट देखना है कि इसके बढ़ने से वो बढ़ता है या इसके घटने से वो घटता है, ठीक है. ऑन इंक्रीजिंग का प्रेशर, याद रखिएगा प्रेशर को हमने किसके अंदर देखना है, केवल और केवल गैसेस के अंदर देखना है. ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. मीन सभी के अंदर इंक्रीज ही हो रहा है. एंड एट लास्ट ऑन एडिंग द
on adding the catalyst, so this is the साइन फॉर द एडिंग ओवर हेयर। यहाँ पर इसका साइन जो है हम ऐड से रिलेट कर रहे हैं कि इसके अंदर हमने कैटलिस्ट को ऐड किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैटलिस्ट के ऐड करने से इंक्रीज ही होता है। सो दीज आर आवर रिजल्ट्स फॉर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। लाइक कंसंट्रेशन के डालने से, कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से हम रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हमेशा इंक्रीमेंट देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंक्रीज होता है। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब भी इंक्रीज करते हैं तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो यही पड़ता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होगा। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट अबाउट द प्रेशर, सो प्रेशर जब हम इंक्रीज कर देते हैं इन केस ऑफ गैसेस तो वहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीमेंट ही देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट बात करते हैं कैटलिस्ट की। सो कैटलिस्ट के ऐड करने से हमेशा मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही दिखाई देगा। सो दीज आर द इम्पैक्ट। सो ऐसा होता क्यों है, नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इट, कि इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि कंसंट्रेशन के ऐड करने से, कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्टेंट साइड की तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, सो प्रेशर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, कैटलिस्ट के ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सो उसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म दिया गया था बाय दी कोलिजन थ्योरी। किसके द्वारा? कोलिजन थ्योरी के द्वारा दिया गया था। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो चीजों को कंसीडर किया गया प्रोडक्ट को बनने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल ए एंड बी विल फॉर्म सी, या ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो जब ये फॉर्मेशन होगा सो व्हाट विल हैपन टू दी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ क्या होगा? यहां पर दो चीजें हमें देखनी है। द फर्स्ट वन इज वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट वन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होना चाहिए वहां पे? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर ओरिएंटेशन विल बी देयर एंड सेकेंड वन इज प्रॉपर एनर्जी। उनके बीच में क्या होनी चाहिए? प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। सो ये दो पर्टिकुलर पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन पर अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन की। प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए क्या है कि से ए और बी जब हेड ऑन कोलिजन करेंगे, क्या करेंगे? यहां पे हेड ऑन कोलिजन करेंगे, दैट इज द हेड ऑन कोलिजन। जैसे ही हेड ऑन कोलिजन करेंगे, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, मींस बिल्कुल परफेक्ट कोलिजन होगा वहां पे। सो जब जैसे ही इसके सिर से सिर जब टकराएंगे सो उसके बाद ही इसकी किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी देयर, ठीक है। सो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तभी होगी जब उनके बीच में हेड ऑन कोलिजन होगा। यदि कोलिजन कुछ इस तरीके से है, ए यहां पर है और बी यहां पर है, सो ये इनका हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ठीक है। So that is not head-on collision. The collision must be head-on so that the product will be formed. तो head-on collision होना चाहिए first of all। ये हमारा proper orientation हो, ये orientation के लिए they must have proper direction, we can say proper direction होना चाहिए। एक दूसरे के head-on के लिए proper direction होना चाहिए। तो first one is okay, that is the proper orientation. Second one is proper energy. प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। प्रॉपर एनर्जी मींस दे जब वो कोलाइड करेंगे, सो ए एंड बी व्हेन कोलाइड विद ईच अदर, सो दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कि उनका जो कोलिजन हो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो एक दूसरे के साथ जब टकराएं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो। सो दे मस्ट हैव प्रॉपर एनर्जी, उनके बीच में प्रॉपर एनर्जी भी होनी चाहिए, ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीजन, ये दोनों रीजंस की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी के हिसाब से हम उसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से क्यों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, या प्रेशर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, या यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। कैटलिस्ट का केस डिफरेंट है, कैटलिस्ट के डालने से तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही बढ़ता है। अब हम एक एक करके सभी के सभी प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला प्रोटोकॉल है दैट इज द कंसंट्रेशन। तो हमने कोलिजन थ्योरी के दोनों पोर्शन यहाँ पर मेंशन कर दिए, दे मस्ट हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड दे मस्ट हैव द प्रॉपर एनर्जी। उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन की बात करते हैं। से एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, ए प्लस में बी विल गिव राइज टू प्रोडक्ट। ये हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। अब यदि मैं ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता हूं, आई एम इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस इज ऑफ द रिएक्टेंट साइड, तो होगा क्या, से दिस इज द चैम्बर, ये वो चैम्बर है जहां पर ए भी पड़ा हुआ है और बी भी है, ए भी है बी भी है, ठीक है। मैंने अब ए की कंसंट्रेशन को यहां पर इंक्रीज कर दिया। सो जैसे ही मैंने ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, सो आपको ए यहां पर ज्यादा दिखाई देगा कंपैरेटिवली बी। सो यहां पर ए की क्राउडनेस ज्यादा हो गई। अब होगा क्या, यदि बी को प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिला, फर्स्ट ए के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिला, तो ए की अवेलेबिलिटी तो और भी कर दी हमने, बढ़ा दी। यहाँ पर भी अवेलेबल है ए, यहाँ पर भी अवेलेबल है ए, यहाँ पर भी अवेलेबल है ए, यहाँ पर भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर ये किसी के साथ भी कोलाइड कर सकता है, और जैसे ही कोलिजन करेगा किसी के साथ भी, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस मीन्स दैट कि यदि किसी भी पोर्शन के अंदर यदि आपको ए को ऐड किया या बी को भी ऐड कर सकते हैं, तो आपके जो परफेक्ट कोलिजन्स है, हेड ऑन कोलिजन्स है, उनका चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे पर सेकंड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड विल इंक्रीज। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ड्यू टू दिस रीजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। सो दिस मैकेनिज्म से हमें पता चल जाएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। सो हियर द सेकंड पैरामीटर विल बी टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं। जो पिछला पैरामीटर था कंसंट्रेशन, वहां पर हमने देखा था कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन बनता है। पर यहाँ पर अभी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हम किस पैरामीटर को कंसीडर करने वाले हैं, दैट इज दी प्रॉपर एनर्जी के पैरामीटर को कंसीडर करेंगे। तो सेम वे में यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही दीज आर द फर्स्ट ऑफ ऑल वही जनरल इक्वेशन है मेरे पास, ए प्लस में बी विल गिव राइज टू दी प्रोडक्ट, और ये हमारे ए और बी के पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर पड़े हैं। अभी हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करनी है, अभी हमने क्या इंक्रीज कर दिया है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये क्या करेगा, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जैसे ही पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो सभी के सभी पार्टिकल्स जो है बहुत तेजी से, मतलब कि ए और बी जो इनके बीच में कोलिजन होगा, ये कोलिजन की एनर्जी जो है दैट इज वेरी हाई। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाई हो जाएगी। ड्यू टू दिस हाई एनर्जाइज्ड कोलिजन से क्या होगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो ये पर्टिकुलरली जो पोर्शन है, यानी कि ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स है टेम्परेचर का, ये क्या करता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। ड्यू टू दिस रीजन काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगा तो उनके बीच में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। द सेम वे में इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगी। सो द नेक्स्ट वन इज प्रेशर। जो हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। सो प्रेशर के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि से दिस इज द रिएक्शन, वही सेम है जनरल रिएक्शन। उसके अंदर हमने क्या लिया था, ए प्लस में बी विल गिव राइज टू दी प्रोडक्ट। वो आपको क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर रिएक्टेंट्स को रख दिया। सो दीज आर द ए एंड बी जो अभी रिएक्शन की फॉर्मेशन करने वाले हैं, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने वाले हैं, रिएक्शन फॉलो करने वाले हैं।
तो हमने क्या किया कि उसके ऊपर एक पिस्टन को अरेंज कर दिया और पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। एज वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर, हमें प्रेशर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, सो जस्ट लुक आउट द वॉल्यूम। यहां पर जो वॉल्यूम था वो कितना था, से V था, और यहां पर जो वॉल्यूम रह गया वो हो गया V डैश। और जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया, वी नो दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। सो V डैश इज लेस देन V, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, और जैसे ही पार्टिकल पास पास आएंगे उनके बीच में जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ने की वजह से दे विल रेडिली फॉर्म दी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बहुत फास्ट करने लगेंगे। ड्यू टू दिस रीजन द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड विल इंक्रीज। तो इसकी वजह से हमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा तेजी से मिलने लगेंगे, फास्ट मिलने लगेंगे, सो दैट वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। जैसे ही हम यहां से मान लीजिए कि अगर इस तरफ आ जाए तो होगा क्या कि पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से दे हैव सो मच स्पेस, उनके पास स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कोलिजन्स है वो कम हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सो ये प्रूव करता है कि प्रेशर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और घटने से रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रेशर। सो नेक्स्ट वन इज कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है वो एक जनरल इफेक्ट है, मींस आफ्टर एडिंग द कैटलिस्ट और व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड कैटलिस्ट, कि हम किसी को कैटलिस्ट बोल रहे हैं, सो इट विल ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा ही इंक्रीज करता है, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। तो होता क्या है, इसको इस ग्राफ से समझते हैं, ये करता क्या है। दिस इज द रिएक्शन प्रोसीडिंग, सो यहां रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, एंड दिस इज द बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट या पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी है। सो हम यहां पर रिएक्टेंट को कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द रिएक्टेंट की, अभी रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, जैसे ही कुछ एनर्जी इसको मिलती है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। सो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना बिकॉज उसकी एनर्जी का डिक्रीज होना, ये तो बट ऑब्वियस ही बात है। लेसर इज द एनर्जी, यहां पर प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पर रिएक्टेंट की है। सो स्टेबिलिटी, हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। सो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हमने इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। मींस अगर इनके पार्टिकल्स को इतनी एनर्जी और मिल जाए तो ये दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मींस इस पर्टिकुलर पोर्शन से हमें प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो फेज ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। देखो रिएक्टेंट की अभी इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी से जैसे ही उसे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी मिली, इसका कन्वर्जन स्टार्ट होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज द एवरेज एनर्जी, ये बात ध्यान में रखनी है। ये एवरेज एनर्जी का पोर्शन हमने ध्यान में कंसीडर करना है, दैट इज द एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी है, और एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि इस रिएक्टेंट के सभी पार्टिकल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, इट विल बी डिफरेंट। और जैसे ही इसको इतनी एनर्जी मिल गई, कितनी एनर्जी, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मींस कि उसके पार्टिकल्स को एक्टिव करने के लिए जब इतनी एनर्जी मिल गई तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सारे के सारे पार्टिकल्स, मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इस रिएक्शन के अंदर अभी हमने इसकी बात क्यों की, हमने कैटलिस्ट की बात करनी है। सो कैटलिस्ट क्या करेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, देखो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को यदि ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होने वाली। तो होगा क्या, व्हाट विल कैटलिस्ट डू, कैटलिस्ट क्या करेगा,
इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कैसे करेगा, इसी ग्राफ को फिर से बनाते हैं, दैट इज द रिएक्शन प्रोसीडिंग। ये रिएक्शन प्रोसीडिंग है, ठीक है, और यहां पर आपके रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर देगा। सो ये इस तरीके से, सो ये आपके क्या बन गए, प्रोडक्ट, ठीक है। सो अभी देखिए कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, सिर्फ इतनी चाहिए। कहाँ इतनी चाहिए थी, तो दिस इज नाउ द एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो अभी इसने क्या किया कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन को 2 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ड्यू टू दिस रीजन, जो जितने पार्टिकल्स रिएक्टेंट के पास इतने भी होंगे, जिनकी एनर्जी इतनी भी होगी, सो दे विल आल्सो स्टार्टिंग कन्वर्टेड इनटू दी प्रोडक्ट। वो भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं इसे, कि क्या है कि मान लीजिए कि एक पर्सन को ए पोर्शन से बी पोर्शन तक जंप करना है। तो इसको जंप करने के लिए इसे इतने लंबा यहां पर इसको जंप लगाना पड़ेगा। पर यदि यहां पर बीच में उसे कोई सपोर्ट मिल जाए तो नेचुरली वो इजीली यहां तक पहुंच सकता है विद अ सिंगल स्टेप। एक सिंगल स्टेप यहां पर रखेगा और फिर उसके बाद यहां पर पहुंच जाएगा। सो हमें नेचुरली एक सिंगल स्टेप को कन्वर्ट करने के लिए, यहां से यहां एक स्टेप में जाने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। बट यहां पर यदि बीच में हमें कोई सपोर्ट मिल जाए तो होगा तो डबल स्टेप में 1 और 2, बट हमें एनर्जी उसके लिए कम लगेगी। तो सेम वे में यहां पर आप देख सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट सिंगल स्टेप को डबल स्टेप के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी बनने लग जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है।